ओके, वेलकम एवरीवन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आप सभी का स्वागत है। एंड नाउ आई एम अगेन शुभम अग्रवाल इज बैक विद अनदर अचीवर्स एपिसोड। और आज के अचीवर एपिसोड के अंदर हम फिर से बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2024 के अचीवर की, जिनका नाम है विपिन मौर्य। इनकी ऑल इंडिया रैंक 15 है। अब इस ऑल इंडिया रैंक 15 को लाना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि लाखों बच्चे हर साल एसएससी जेईई का फॉर्म भरते हैं और कुछ चुनिंदा स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। उसमें भी एआईआर 15 लाना आसान नहीं होता। तो अब ये आसान नहीं होता, तो इस जर्नी को कैसे अचीव किया जाता है, इसमें कैसे सिलेक्शन पाया जाता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें मदद करेंगे हमारे विपिन मौर्य। ठीक है विपिन मौर्य, आई कांग्रेचुलेट यू एंड योर फैमिली फॉर गेटिंग सिलेक्टेड। तो कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने जो एक साल पहले 2-3-4 साल पहले तो मैं नहीं सोच पाया था, लेकिन ये मैंने एक साल पहले सोचा था। वही जो रिजल्ट आया था मेरा 2023 का रिजल्ट आया था, जिसमें मैं बीआरओ में सिलेक्ट हुआ था। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं कर सकता हूँ। और तो उसके बाद मैंने फिर मुझे याद है, डेट भी याद है कि 10 जनवरी को और 2024 को मैंने सोचा था कि हाँ मैं सीपीडब्ल्यूडी क्रैक कर सकता हूँ। तो उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने इस पर फोकस करना स्टार्ट किया। और मैं इसके पहले बताना चाहूँगा कि मैंने ये 4 साल पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी जनरली, तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि हाँ मैं यहाँ तक पहुँचूँगा शायद। और लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा जहाँ तक पहुँचा हूँ, शायद डेस्टिनी भी थी और कुछ मेरी मेहनत भी थी और भगवान का भी इसमें पूरा रोल था कि हाँ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे दोस्तों का भी रोल था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जब स्टार्ट की थी 10 जनवरी, तो उस दिन मैंने सोचा था कि हाँ मुझे करना है, चाहे जैसे मुझे बस करना है, चाहे जैसे करना हो। और फिर मैंने उस दिन से पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं छोटे छोटे टारगेट्स बनाता गया और अपनी जर्नी को वो टारगेट्स को पूरा करता गया और मैं यहाँ तक पहुँच गया इसके लिए। और इसमें मैं अपने सभी टीचरों का और मेरे दोस्तों का, फैमिली का, सबको भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो विपिन, आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? मैं उत्तर प्रदेश में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से और वहाँ बिस्वा सिटी में रहने वाला हूँ। अच्छा, आप सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, सीतापुर में हमारी बुआ जी रहती हैं, तो हम जाते रहते हैं। कभी लखीमपुर जाते हैं, कभी सीतापुर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं। अभी मैं एक पास ही में, हफ्ते पहले ही लखीमपुर भी गया था, हफ्ते भर पहले ही गया था। तो ये सब पास ही में पड़ता है, लखीमपुर भी पास में है। हाँ, जाते लखीमपुर हैं, आपके हम भी बगल जाते में ही है जी। हम काफी बार जिंदगी में लखीमपुर भी गए हैं, सीतापुर भी गए हैं, लखनऊ भी गए हैं। तो लखीमपुर में काफी फेमस मंदिर है, संगटा देवी मंदिर। हैं। अच्छा सर, मैं मंदिर तो नहीं गया हूँ लेकिन ऐसे शहर में गया हूँ, वहाँ गया हूँ, लखीमपुर गया हूँ। ओके, और आपके सीतापुर से थोड़ी सी पहले एक जगह पड़ती है ओयल, वहां पर एक मेंढक मंदिर है। इतना सर कहीं टहला नहीं हूँ इतना, लेकिन बस गया हूँ। चलिए, मुझे लगता है कि आपकी जगह के बारे में मुझे ज्यादा पता है आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपके सीतापुर से जो लखनऊ जाओ तो एक जगह पड़ती है सिधौली, वहाँ के समोसे बड़े फेमस हैं। वो मैं जब लखनऊ जाता हूँ ना, तो पहले सिधौली पड़ती है फिर लखनऊ पड़ता है, ऐसा है। हाँ मैं मेरा आना जाना ना सिधौली से फिर सीतापुर का होता है, वहाँ लखनऊ का होता है। हाँ, तो तो लखनऊ सिधौली जाना में होता है ना। समोसे अच्छे मिलते हैं, तो हम समोसे खाते हैं अक्सर जब भी जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ मैं गया तो वहाँ वहाँ जो बहुत बार जाना हुआ है, क्योंकि लखनऊ अक्सर जाना पड़ता है। तो वहाँ पहले मैं सिधौली में और फिर उसके बाद फिर मेरा लखनऊ जाना होता है। ओके ओके, वेरी नाइस। चलिए, कुछ तो जान पहचान में आया। चलिए, तो विपिन, अब तो बड़ी खुशी हो गई है, क्योंकि हमारी बुआ जी रहती है सीतापुर में। तो हमें भी प्रसन्नता होगी बुआ जी को बताते हुए कि भाई विपिन सीतापुर से ही हैं आपके, और सेलेक्ट हुए हैं अभी अभी। तो हमारे लिए भी एक अचीवमेंट हो गई भाई। ओके। यस सर। तो विपिन, अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो आपने अभी सिलेक्शन लिया है, ठीक है, सिलेक्शन लेने के बाद क्या चेंजेस आपको लगते हैं कि आपकी जर्नी में आए हैं? सर ऐसा था ना कि मेरे जानने में मेरे आसपास के लोग और मेरे जहाँ से मैं आया हूँ ना, वहाँ से लोग ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, एक गरीब बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिलना मतलब एक असंभव का काम है। मैंने वो किया है अपनी फैमिली में, अपने आसपास के माहौल में, कि वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ। उनको लगता था ना कि अगर नौकरी मिलती है तो ये 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख नौकरी देने से ही मिलती है।
और मतलब ये नौकरी वोकरी गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलती है, ये ऐसा है वैसा है, ये मतलब इतनी अफवाहें रहती थी। अगर मैं वहाँ मैंने उनको बताया कि हाँ ये मेहनत करके भी ली जा सकती है। वही लोग अब कहते हैं ना कि हाँ तुमने मेहनत की है, तुम यहाँ तक आए हो तो तुमने मेहनत की है। और अब मतलब वही चेंज हो गया है कि हाँ अब उनको भी लगता है कि किया जा सकता है, मेहनत से किया मतलब जा आप सकता अपनी जगह के लिए एक एग्जाम्पल बन गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने असंभव को संभव कर दिया है, लोगों की सोच में परिवर्तन ला दिया है। है। बिल्कुल सर, ऐसा हुआ है बस मेरे आसपास के लोगों में और मेरे फैमिली में भी। मेरी फैमिली में ऐसी मानसिकता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब पाने वाला पहला पहला लड़का हूँ, ऐसा चलिए है बहुत अच्छा, मेरी। बहुत। अब तो मुझे लगता है कि आपके घर में क्या, आपके पूरे एरिया में ही खुशी का माहौल होगा। सर पूरा ऐसा है। चलिए बहुत अच्छा, मुझे अच्छा भी लग रहा है सब कुछ ये बात करते हुए, काफी मजा आ रहा है। और चलिए, तो मैं देखिए, इस सेशन के अंदर हम लोग स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो विपिन, आपको क्या लगता है कि जब आपने प्रिपरेशन करी तो आपको क्या दिक्कतें आती थी प्रिपरेशन के समय? क्रिएशन में सर सबसे पहली तो प्रॉब्लम ये आती है ना कि टाइम मैनेजमेंट की, कि ठीक है। बच्चा यही नहीं समझ पाता है कि कितने टाइम में क्या पढ़ें, किसको कितना टाइम दें, और एग्जाम में जब बैठे तो कैसे टाइम को मैनेज करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यही आई है, और हो सकता है सभी बच्चों को आती हो। तो ठीक है। अगर जो किसी कोई बच्चा अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर रहा है ना तो वो लोगों से काफ़ी आगे निकल सकता है, मेरा यही मानना है। और टाइम मैनेजमेंट इस हम मेरी समझ से सबसे बड़ा की है इस चीज़ तो में। विपिन, आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया? मेरा कुछ ऐसा था ना, मैं भी पहले ऐसा था कि हाँ कुछ भी उठाया और पढ़ लिया और हम्म। चलता गया। 2 साल बीत गए, नहीं कुछ भी हुआ, तो हम्म। फिर मुझे लगा कि हाँ कुछ तो चेंज करना चाहिए। तो फिर मैं ऐसा करता था ना, जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ा फिर उसको छोड़ दिया तो भूल गया। फिर ऐसा फिर 1 साल में फिर हो गया कि हाँ अच्छे से तैयार करता था सब्जेक्ट, ऐसा नहीं था कि नहीं पढ़ता था, उसको एकदम अच्छे से तैयार करता था कि हाँ। फिर लेकिन ऐसा होता था कि 1 महीने बाद मैं उसको भूल जाता था। फिर मैंने ये लास्ट 1 ईयर में 2 ईयर में मैंने ऐसा चेंज किया कि फिर ऐसा करो कि एक सब्जेक्ट भूलने ना पाए। फिर मैंने उसको ऐसे मल्टीपल टाइम में कि हाँ ये आज पढ़ना है, फिर इसको तीसरे दिन भी पढ़ना है, कि फिर एक हफ्ते में फिर इसको संडे को रिवाइज भी करना है। तो मैंने ऐसे किया और ऐसे करते करते मल्टीपल टाइम रिवीजन भी हो गया और मैं सब्जेक्ट को भूलता भी नहीं था। कि हाँ अगर कोई एग्जाम सडनली 10 डेज में अगर कोई एडमिट कार्ड आ जाए तो मैं अगर मुझको एग्जाम में बैठा दिया जाए तो ये ना हो कि मुझे रिवीजन करना है या कुछ करना है, तो मैं तो एग्जाम रिवीजन का एक सही तरीका मैं चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स को बताएं कि यार ऐसे कर लो आप रिवीजन, तो बढ़िया रहेगा। यस सर। तो कुछ मेरा रिवीजन करने का तरीका ऐसा था कि मेरे पास मैंने हर उससे शॉर्ट नोट्स टाइप का, एक शॉर्ट नोट्स नहीं कहेंगे हम उसको, एक मेरे पास एक कॉमन कॉपी थी कि मैं हर कॉपी से अपने पॉइंट्स निकाल लेता था कि उसमें से कि ये मैं भूलता हूँ तो ये मैं इस पे लिख लेता हूँ, तो मैं भूलता उस पे लिख लिया। फिर वो कॉपी मैं अपने पास पे बेड पे ही रखता था कि हाँ उसको रख लिया, मैं सुबह उठता था बस उसको एक पेज पे तुरंत देख लिया, एक मतलब वो भी 15 मिनट 20 मिनट में बस मैं उसको देख के फिर मैं कोई काम करता था कि हाँ सबसे पहले मैं मुझे उसको देखना है। तो मैंने उसको देखा, फिर मैं फ्रेश हुआ, कुछ काम किया, फिर उसके बाद मैं अपना पढ़ाई का शेड्यूल बनाता था। तो ऐसा रिवीजन करने का तरीका मेरा ऐसा ही था कुछ, बस वो रिवीजन हो गया और मैं मान लेता था कि अगर मैंने उसको पढ़ लिया है तो लगभग लगभग मेरा वो पॉइंट कवर है कि हाँ जो मैं भूल जाता हूँ। मतलब आपको ये कर लेना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि मैं कुछ पॉइंट्स भूल जाता हूँ या इन पॉइंट्स में मुझे प्रॉब्लम है, तो एक सेपरेट कॉपी में उसको लिख कर रखिए। यस सर बिल्कुल। चलिए, आपने बहुत अच्छा करा ये बता दिया, क्योंकि मैंने पिछले 3 साल से मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो मैं अक्सर उनसे बोलता आया हूँ कि 2 पॉइंट आपकी शॉर्ट नोट्स कॉपी में अक्सर होने चाहिए। एक, जो अक्सर आपको लगता है कि आप पेपर देते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, आप भूल जाते हैं, उन पॉइंट्स को लिख लीजिए। यस सर। दूसरा, आप ऐसा कर लीजिए कि जो भी पॉइंट आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप मल्टीपल टाइम टेस्ट सीरीज लगाते हैं या कुछ करते हैं तो आपको नजर आता है कि ये पॉइंट बहुत ज्यादा रिपीटेड आ रहे हैं, यस सर। तो यस वो सर। पॉइंट आप लिख लीजिए बस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके कवर हो गए और जो पॉइंट आप अक्सर भूल जाते हैं वो भी कवर हो गए। आपकी इससे बढ़िया शॉर्ट नोट कॉपी बन ही नहीं सकती। बस यही मैं कर रहा था और ऐसा मैंने शॉर्ट नोट इस तरह के बनाए ही नहीं थे कि हाँ मैं उसको सारा पूरा सिलेबस को कंसाइज करूं कि हाँ उसमें सब कुछ लिख लूं। मैंने ऐसा नहीं हम्म। किया था, मैंने बस वही हम्म। पॉइंट्स के नोट्स बनाए थे कि हाँ जो मैं भूलता हूँ या बहुत अच्छे मुझे लग रहे हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स मुझे मिले हैं, हम्म। किसी पेपर में मल्टीपल टाइम आए हैं या जो रिसेंट पेपर में आए हैं, बस वो हम्म। पॉइंट्स में लिखता था, उसी पॉइंट्स को रिवीजन करता था बस। मतलब आपने एक शॉर्ट नोट बनाने की एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी भी बना ली, उसको परफेक्टली इंप्लीमेंट भी किया यस सर। और उसका बेहतरीन इस्तेमाल भी किया। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया हो गया। तो फिर इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या और प्रॉब्लम आपको तैयारी के समय आई? और ये होता है बहुत ना कि जेन्युइनली सोचना है, बहुत जेन्युइनली बताना है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स जो आप बता देंगे उसकी वजह से सीख लेंगे।
यस सर। और एक ये भी होता है ना कि सबसे बड़ी बात तो मेरी समझ से कंसिस्टेंसी भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है आप में, आज पढ़ लिए, कल नहीं पढ़े, परसों पढ़ लिए, फिर नहीं पढ़े, तो ऐसा भी करने से फिर आप बहुत पीछे हो जाते हैं। कि ओके। कंसिस्टेंसी बोली आप अगर भले ही टाइम दे रहे हैं, अगर 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे जितना दे रहे हैं, फिर हाँ, आप टाइम दीजिए। अगर 6 घंटे हो जा रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, 6 घंटे दीजिए उस पे कि हाँ, नहीं आज नहीं पढ़ेंगे। अगर आप आज नहीं पढ़ते ना, तो वो रिदम सा गायब हो जाता है कि हाँ, पढ़ना। फिर जब आप पढ़ने बैठते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर वो से मज़ा नहीं। स्टार्ट करना पड़ेगा, बड़ा दुखी जीवन है। जब फिर से स्टार्ट करने में फिर मज़ा नहीं आता है, फिर वो ऐसा लगता है ना कि या आज फिर रहने देते हैं, फिर कल से पढ़ेंगे। तो फिर हाँ। मैंने ऐसा फ़ील किया ना कि अगर आज मैंने छुट्टी ले ली कि हाँ, आज नहीं पढ़ूँगा, फिर कल जब पढ़ने बैठता था ना, तो मुझे अरे यार! आज भी नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, हटा देते हैं, कल से तो ये पढ़ेंगे। कब महसूस हुआ कि ये गलती हमसे हो रही है? हाँ, ये गलतियाँ होती थी, ये सब जनरल मुझसे गलती होती थी। ऐसा तो मैंने फ़ील किया है और ये सब गलतियाँ होती हैं, सबसे तो ये होती थोड़े होंगी। समय के बाद लगा होगा कि ये गलती मैं कर रहा हूँ, फिर आपने उसमें सुधार किया होगा। यस सर, ऐसा है। ठीक है, ठीक तो है। मैंने ऐसा मतलब देखिए, किया। हमने अभी तक टाइम मैनेजमेंट पे बात कर ली, हमने ये बात कर ली कि यार शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएँ, हमने ये बात कर ली कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा, एक जो इश्यू बहुत ज़्यादा आता है, ये मैंने देखा है कि बच्चों को नॉन टेक और टेक बैलेंस करने में आता है, तो इसको कैसे करें? और फिर नॉन टेक वाले पार्ट में भी एक जीएस वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा बच्चों को इश्यू रहता है। मेरे सर जीएस में बात करें तो मेरे लगभग 30 के आसपास नंबर है, मुझे याद था। और ठीक ना है, उसमें रीजनिंग में 49 थे मेरे। तो ओके, मुझे सर याद है, तो ये मेरे में प्रॉब्लम थी। नॉन-टेक में मेरे में जीएस पार्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। तो ओके, इसके लिए मैंने ये आपको बताऊँ, मैं मेरा सिलेक्शन हमेशा रुकता था, तो नॉन-टेक की वज़ह से रुकता था। ठीक है, मैं टेक में लगभग-लगभग थोड़ा मतलब अच्छा ही कहूँगा, अच्छा था पढ़ने में और लगभग मेरा ओके, स्कोर जब आता था, तो टेक में अच्छा ही आता था। लेकिन मेरा जो ओके, 1-2 नंबर से रह जाता था एग्ज़ामों में, तो वो नॉन-टेक की वज़ह से रह जाता था। तो मैंने ओके, फिर इसको ना नाटक को मैंने गुस्से में तैयार किया कि हाँ, मैं इसको पढ़ूँगा, अब इसकी वज़ह से मेरा रुकना नहीं चाहिए। तो ओके, मैंने फिर जीएस के लिए मैंने ये प्रीवियस ईयर पेपर ये जो था जिसका एसएससी का, तो मैंने इसको अच्छे से यूज़ किया, लगाया। मैंने ठीक है, कॉपी लिखा प्रीवियस ईयर पेपर के, तो मैंने ठीक है। उसको फिर उससे नोट्स बनाए मैंने अच्छे से। और हुँ, मैंने अपने नोट्स उससे तैयार किए कि हाँ, ये प्रीवियस ईयर में आए हैं, फिर उससे मैंने अच्छे से नोट्स तैयार किए। और फिर ओके, उसको मैं रिवीजन किया मैंने, जैसे जो टॉपिक ज़्यादा पूछा जा रहा था, फिर उसको फिर मैंने नोट्स में लिखा और उससे अच्छा सा मतलब एक्सप्लेन में लिखा, एक्सप्लेनेशन में लिखा, फिर उसको मैं मल्टीपल रिवीजन किया, उसमें उसका प्रॉफिट भी मिला। और ऐसे होता ना कि जैसे आप जीएस भी पढ़ने, मेरी समझ से जितना मैं जानता हूँ, अगर जो आप जीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नोट्स बना के अच्छे से, या कोई भी नोट्स है तो उसको आप मल्टीपल टाइम पढ़ के जाइए, तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये नहीं कि आज ये पढ़ लिए, कल वो पढ़ लिए, फिर वो आपके माइंड में नहीं रहता है। और ये गलती मैं पहले करता था कि हाँ, हुँ, आज ये मैं जीएस में पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, फिर उसके बाद मेरे माइंड में ही नहीं रहता था, मैं भूल जाता था। फिर उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने नोट्स बनाए, उसको 20-25 पेज के, 30 पेज के जो नोट्स तैयार हुए मेरे जीएस के, फिर उसको मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया और वो साथ में पैरेलल में लेके चलता था। फिर उससे मेरा प्रॉफिट हुआ कि मैं अभी भूलता भी नहीं था कि हाँ, मुझे याद भी रहता था। और फिर उसका प्रॉफिट भी मिला पेपर में कि हाँ, आया तो मैंने किया, फिर उससे गलत नहीं हुआ कि हाँ, ये गलत हो गया। वैसे मेरे पहले बहुत गलत हो जाते थे। और ये उसका रीजनिंग का भी ऐसा था ना कि मैंने जब से 10 जनवरी को मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो मैंने सोचा था कि डेली लगाना ही है, टेक्स्ट बुक पे डेली टेस्ट सीरीज देना जरूर है। अगर टाइम कम है अगर टाइम कम है तो केवल रीजनिंग का भले ही मैं दूं, लेकिन हाँ, रीजनिंग का जरूर देना है, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत बात आ जाती है ना कि एसएससी में तो बस देखिए, टाइम बहुत। रीज़निंग आसान है, इंजीनियर्स के लिए रीज़निंग आसान है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की, बिल्कुल सही पहचान दिया आपने। बस यही तो बात है ना कि हाँ, टाइम मैनेजमेंट की बारी आती है ना, तो फिर मैंने फिर टेस्ट देना स्टार्ट किया डेली कि हाँ, टेस्ट देना है, एक टाइम मैनेजमेंट रखना है, तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट हुआ और अच्छे नंबर भी आ गए। खैर, ओके, ओके, तो जैसे टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों को काफ़ी मदद हुई, ऐसी क्लासेस के मामले में कैसा क्या पॉइंट रहा? क्लास के मामले में कहेंगे, क्लास भी बढ़िया थी और मैंने डाउट्स काफ़ी क्लियर किए हैं क्लास से। और धन्यवाद भी कहना चाहूँगा आपका कि हाँ, उससे मेरा प्रॉफिट हुआ है, काफ़ी चलिए, प्रॉफिट। तो ऐसा मतलब क्लास में क्या खास, मैं 2-3 पॉइंटर जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा क्लास में रहा होगा जो आपको लगता है कि बेनिफिशियल रहा? बेनिफिशियल एक्सप्लेनेशन अगर बात करें ना, किसी पॉइंट को क्लियर करने की एक्सप्लेनेशन बढ़िया है उसमें, और कंटेंट भी बढ़िया है, और उसको ठीक है, दिखाने का तरीका और पढ़ाने का तरीका भी उसमें अच्छा है, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा। लोगों से मैंने वीडियो और भी चेक की, लेकिन उस तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन करने का तरीका और कंटेंट के मामले में मैं ये प्रेफर करना होगा कि बहुत
अच्छा। तो जैसे मैं कुछ कुछ वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ, स्ट्रैटेजी वीडियोस या कंटेंट वाली वीडियोस, या फिर कभी नोटिफिकेशन आता है, तो किस तरह की वीडियोस आपको ज्यादा हेल्प कर पाई? मैं मोटिवेशन वाले वीडियो भी देख चुका हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर कंटेंट वाले वीडियो देखता था कि हाँ, मुझे जो ज़रूरत है मैं वही यूज़ करता था, बाकी बिल्कुल, फालतू में करना ध्यान भी नहीं। वही चाहिए। तो मतलब जैसे एग्जांपल देंगे किसी आपको लगता है कि इस वीडियो में यार ये चीज खास थी या ऐसा कुछ? मैं खास वीडियो की बात करना चाहिए, अब आप रूफ वाली वीडियो की बात भी करना चाहूँगा कि हाँ, रूफ में वीडियो जो है ना, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, उसको मैंने देखा। मैंने वीडियो देखे, काफ़ी वीडियो देखे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन आपका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि हाँ, ये वीडियो परफेक्ट है, बस इससे मेरा काम हो जाएगा, तो मैंने उसको नोट डाउन कर लिया और मुझे उससे हेल्प मिली, और भी इसी तरह के वीडियो मैंने देखा और उससे नोट डाउन किया। हाँ, ये अच्छा है। चलिए विपिन, मतलब देखिए अल्टीमेटली क्या है ना कि हम बहुत से वीडियोस बनाते हैं और काफी घंटों की मेहनत होती है हर वीडियो के पीछे, लेकिन अल्टीमेटली इफ इट इज बेनिफिटिंग द स्टूडेंट तभी वो वीडियो किसी काम का है ना। मुझे लगता है कि रूफ का आपने नाम ले लिया, तो रूफ की एक सोच थी मेरी कि मेरे को, जब मैं खुद ही रूफ को देखता था एज ए स्टूडेंट, जब मैं खुद स्टूडेंट था 8-9 साल पहले, तो मैं सोचता था कि यार बड़ा टफ हो जाता है यार, ये बच्चे कैसे याद रखेंगे, मैं कैसे याद रखूंगा। तो मैंने उसको धीरे धीरे एनिमेट करा, उसको एक एक पार्ट को लेबल करा, उसको इस तरह से बना दिया कि किसी के लिए भी याद रखना बड़ा आसान हो। यस सर। तो नाउ आई थिंक कि जब आप रूफ की बात कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा पॉइंट रहा मेरा कि मैंने उसके ऊपर इस तरह से चीजों को अलाइन किया, और मैं कोशिश करता रहूंगा। जैसे आरसीसी में भी मैंने ये काम किया है, बिल्डिंग मटेरियल्स में भी ये काम किया है, एस्टिमेट में भी ये सेम काम किया है, सॉइल मैकेनिक्स में इस तरह का काम किया हुआ है। ठीक है, तो आपने हो सकता है बहुत सारी वीडियोस देखी हो, उससे सीखा हो, एंड मतलब कोशिश यही रहती है कि सारी चीजें उसी मैनर के अंदर आप लोग सीख सकें। ठीक है, तो अल्टीमेटली मतलब जो क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, वो आपको बेनिफिट करती हैं। ये तो चलिए एक पॉइंट हो गया, लेकिन इसके अलावा आपको लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, तो आप उसको कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है? प्रिपरेशन की बात करें सर, तो मैं यही कहना चाहूँगा ना कि अगर आपके पास कहीं से भी नोट्स हैं या आपने किसी से पढ़ा है, तो आप उस चीज़ पे स्टिक होके आप पीवाईक्यू सॉल्व करके उसमें से जो आपको कंटेंट नहीं पता है, उसका कंटेंट ढूँढ के आप उस पे लिखिए और उसी पे स्टिक रह के मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। मेन हम्म, की मेरी समझ से तो यही है ना कि आप जितनी मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, आप रिवीजन करते हैं तभी जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना, तो आपको तभी माइंड क्लिक करता है कि हाँ, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है और मुझे ये हम्म, पता है। वरना हाँ, आपका फिर आपको ये क्लिक ही नहीं होता है कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने देखा लेकिन क्या है सर? मतलब आप कन्फ्यूज़ रहते हैं। अगर आपने रिवीज़न मल्टीपल टाइम किया होगा तभी आपको क्लियर पता होगा कि हाँ, ये मैंने आंसर किया और मुझे ये है कॉन्फिडेंस है कि हाँ, ये सही है। और इसका प्रॉफ़िट है, मैंने मल्टीपल टाइम रिवीज़न किया है, मुझे लगता है कि हाँ, मल्टीपल टाइम रिवीज़न करना बहुत बेनिफिशियल बहुत होता है। इंपॉर्टेंट है। ओके, जब आप प्रिपेयर करते होंगे तो बहुत सारे बच्चों से आपकी बातचीत होती होगी किसी ग्रुप में, या आपके आसपास दोस्त होंगे, तो आपको क्या लगता है कि और बच्चों में कोई प्रॉब्लम पाई आपने, जो आपको लगता था कि यार मैं कहूंगा तो ये मानेगा नहीं, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स हैं? यस सर। ऐसा होता है ना कि हम देखते हैं कई बच्चों को कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं। कभी भी कि हाँ, कोई भी एग्ज़ाम आया तो हर एग्ज़ाम का सिलेबस अलग-अलग होता है। अब एसएससी की बात करें या कोई भी एकेडमी, जैसे यूपी पीएसएल की बात करें, यूपी ऑर्डिनल की बात करें या कोई भी बात करें, डीडीएसए की बात करें, तो सबका सिलेबस जो होता है कुछ चेंजिंग होती है उसमें। तो कोई हम्म, सिलेबस ही नहीं होता है उसमें, और आप ना सिलेबस की हाँ, बीएम उठाया और सीटी उठाया और एस्टीमेट उठाया, सब पढ़ के खत्म कर दिए और पेपर दिया है। इसमें ऐसा है ना पॉइंट कि अगर आप पाएँगे, मेरे में ये कमी थी कि हाँ, मैंने काफ़ी पहले जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैं सिलेबस देखता था, बस सब्जेक्ट देखता था कि हाँ, मैंने देखा इसमें बिल्डिंग मटेरियल है, तो जितना मेरे पास नोट्स रखा है, मैं बिल्डिंग मटेरियल सारे खत्म, और एस्टीमेट है, तो मैंने पूरा एस्टीमेट खत्म कर दिया। लेकिन ओके, जब मैंने पढ़ा, कुछ दिन बाद मैंने जब एक्सपीरियंस किया, तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें से जो सिलेबस में दिया है, पॉइंट दिए, तो मेरे कुछ पॉइंट तो कवर ही नहीं है इसमें। तो मैंने हाँ, फिर पॉइंट्स को उठाया और अच्छे से उसको फिर स्टडी किया सब कहीं से, जहाँ से मुझे कंटेंट लेना था। और फिर उसको तब मुझे कंप्लीट महसूस हुआ कि हाँ, मेरे पास अब मैं पढ़ चुका हूँ ठीक-ठाक लेवल का, सही है। तब ओके, ऐसा है ना कि हाँ, कोई ये नहीं है, अब आपके पास कौन-सा नोट्स है, एग्ज़ाम वाला के पास क्या जानना चाह रहा है, ये नहीं पता होता है। तो हम्म। आप एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तभी अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और यही मैं कहना चाहूँगा मतलब कुल बस। मिला के आपको एग्जाम का सिलेबस देख लेना है सही से, उसमें क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं ये देख लेना है, और उसके हिसाब से ही पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप तैयारी एसएससी जे की कर रहे हैं लेकिन सिलेबस किसी और एग्जाम का फॉलो कर रहे हैं। और का फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल। बिल्कुल। ओके, यस। डन डन डन। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए एक नया स्टूडेंट है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या फॉलो करना चाहिए?
अगर नया स्टूडेंट है तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर किसी भी जैसे एसएससी जेई की बात करें तो आप सबसे पहले उसका ले लेंगे क्या सिलेबस ले लेंगे कि हाँ ये सिलेबस है, मुझे ये पढ़ना है, रीजनिंग इतने नंबर की है, और जीएस इतने नंबर का है, टेक्निकल इतने नंबर का है, इतना टाइमिंग है। और मुझे सबसे पहले उसको टाइम मैनेजमेंट के लिए आप टेस्ट सीरीज लगाइए, और उसके बाद प्रिपरेशन की बात करेंगे तो सिलेबस, उसके बाद आपके पास नोट्स होंगे, आपने किसी से कोचिंग की होगी या आपने अपने आप से सेल्फ स्टडी की होगी, तो उसमें देखिए कि आपके पास कंटेंट है उसमें का कि नहीं है कंटेंट। अगर नहीं है तो उसको अपडेट कीजिए और कंटेंट प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए बस, और आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मैं 100% गारंटी के कह सकता हूँ कि अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। आप क्योंकि भी कर मैं सकते जहाँ से आया हूँ और मैं जहाँ से मैं सोच भी नहीं सकता था मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते? हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं आपको यही कहूंगा कि मतलब जितना बड़ा हम सोच सकते हैं उतना बड़ा सोच लीजिए और उतना बड़ा अचीव कर लेंगे। बस हो सकता है कि आपने सोचा कि यार 2 दिन में हो जाए, तो जरूरी नहीं कि 2 दिन में हो सकता है 4 दिन लग जाए, हो सकता है 6 दिन लग जाए। क्योंकि जब आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया होगा तो आपको लगता होगा यार 6 महीने में हो जाएगा, या 2 महीने में हो जाए, या 3 महीने में हो जाए, लेकिन आपको भी पता है कि रियलिटी में थोड़ा समय लगता है। ऐसा ही ठीक है ना? बात है। तो मैं भी बच्चों को आपकी माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि यार थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है ना, और जुनून भरपूर रखें। ठीक है, आज नहीं तो कल आप सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन कोशिश आपकी जारी रहनी चाहिए। जैसे कि विपिन ने भी कहा कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका भी आपको सिखाया, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज में क्या क्या और रिवीजन का क्या महत्व है ये भी आपको बताया। टाइम मैनेजमेंट का क्या रूल है और टाइम मैनेज आप कैसे कर सकते हैं ये भी वीडियो की शुरुआत में आपको बताया। तो कोशिश करिए कि विपिन की जो बताई बातें हैं आप उनसे कुछ सीख लीजिए और कोशिश करिए कि उनको इम्प्लीमेंट करिए। कोई दिक्कत आती है वीडियो के नीचे कमेंट करिए, बताइए, हम कोशिश करेंगे कि विपिन फिर से आए, फिर से कुछ आपको सिखाएं। ठीक है, और विपिन मैं फिर से आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि भाई आपने एक अच्छी रैंक पाई है। ठीक है, और आपकी ऑल इंडिया रैंक 15 है, तो ये आसान नहीं होता। ठीक है ना, और आपने वैसे भी आप बता रहे हैं कि जिस जगह से आप आते हैं वहां पर लोग इसको असंभव मानते हैं। ठीक है, तो यस सर। असंभव को संभव बदलना, लोगों की सोच को बदल पाना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। रैंक 15 अपने आप में एक बात है, लेकिन यस उस जगह में बदलाव लाना, लोगों के अंदर एस्पिरेशन लाना कि यार अगर एक बच्चा हमारे यहाँ का सिलेक्ट हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं, और हमारे जैसे और भी लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, तो ये मुझे लगता है कि आपका एक ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, यस सर। और एक खास लिंक भी मिल गया है कि भाई हमारी बुआ जी भी रहती हैं। यस सर। ठीक है, तो कभी हमें मौका मिलेगा तो हम उनको भी बताएंगे। ठीक है कि भैया आपके शहर के एक लड़के को पढ़ाया बढ़ाया थोड़ा सा, और कोशिश की है कि भाई वो भी असंभव से संभव कर दे। तो ठीक है, तो हमारे लिए भी एक ट्रॉफी है आप। और मैं आपको खास बात बता देता हूँ, अभी एक ग्रुप में आपको ऐड करूंगा जिसमें कि सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं। इसका नाम है अचीवर्स ग्रुप। एंड इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिल जाएगी। जैसे अभी डीवी वगैरह आप कराएंगे, यस तो सर। डीवी में डॉक्यूमेंट में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो कई बार बच्चे उसकी वजह से भी रह जाते हैं। तो यस दिस ग्रुप इज गोइंग टू हेल्प यू ऑन द डीवी बेसिस। ठीक है, तो आपको डीवी वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो वी आर, मतलब 0 से लेके 100 तक हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो सर। डीवी वाला पार्ट को भी देख लेंगे, समझ लेंगे। और इसमें जो पहले के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे कि डीवी में क्या डॉक्यूमेंट लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो उस पार्ट में भी, लेकिन इसमें ग्रुप में जाने का एक ही तरीका होता है कि आपको पहले सेलेक्ट होना होता है। और अब आप यस सेलेक्ट हो चुके हैं तो वेलकम टू द अचीवर्स ग्रुप। एंड सर। अब अचीवर्स में तो पहले से ही है। ठीक है, यस सर। तो काफी कुछ बच्चों ने आपकी मदद से सीखा होगा आज। आप और बता दें मेरा सिलेक्शन डीडीए में भी हुआ था, ओके, अभी उसका प्रोसेस चल रहा है ओके, और इसमें भी हो गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है दोनों में। चलिए, तो एसएससी जेई और डीडीए जेई दोनों, चलिए बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आप एसएससी जेई से सीपीडब्ल्यूडी सेलेक्ट करने वाले हैं। यस सर, वो तो करेंगे। ठीक है, चलिए ये भी बढ़िया बात है। लेकिन मेहनत है, देखिए रंग लाती है। हो सकता है 2 दिन ले ले, 4 दिन ले ले, लेकिन रंग जरूर लाती है। यस सर, चलिए, तो डेफिनेटली। मैं कहूंगा कि अभी तो देखिए रिकॉर्डेड सेशन है, तो बहुत बच्चे अभी आपसे तो बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ये यूट्यूब में जाएगा और हमारे प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा तो बहुत सारे लोग आपको देखेंगे और आपसे जो भी सीखेंगे कमेंट करके बताएंगे भी। ठीक है, तो मैं उन सभी बच्चों की तरफ से आपको धन्यवाद कहूंगा एंड कॉन्ग्रेचुलेशन भी दूंगा। ठीक है ना, और बधाई दूंगा कि भाई आप आने वाले समय में भी इससे बेहतर करें एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर, विपिन। ठीक है, थैंक यू तो सर। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर।